हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और इसका क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक आता ही आता है, श्योर शॉर्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन इतना सिंपल होता है कि घूर के देखने से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आज हम एक ही चैप्टर में कंप्लीट करेंगे पूरा, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक भी चीज इसमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितनी आसानी से मेरे कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये उसका कहलाएगा कंडक्टेंस। अगर मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर वायर का कंडक्टेंस ज्यादा है, एक का कम है, तो इसका मतलब है उस वायर से ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा और दूसरे वायर से कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस कंडक्टेंस को हम बहुत डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। ठीक है, चलो। मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है? जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन इसमें फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू आयंस। ठीक, देखो अभी क्या है, हमने मेटेलिक कंडक्टर 10th में पढ़े थे, है ना, कि ये जो हमारा कॉपर वायर है ये भी एक मेटेलिक कंडक्टर है। ठीक है, और हमने जितनी भी टाइप के करंट्स पढ़े थे वो सब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टेंस। ऐसे कंडक्टेंस को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। लेकिन अगर मेरा वही करंट का फ्लो, क्योंकि करंट का फ्लो तो किसकी वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब वो चार्ज कोई सा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा मेरा मेटेलिक कंडक्टेंस। लेकिन अगर वही करंट मेरा फ्लो या फिर कंडक्टेंस का प्रोडक्शन किसकी वजह से? आयंस की वजह से अगर हो रहा है तो वही वो मेरा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, ठीक, इसमें डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर और नो केमिकल डीकम्पोजिशन, बट इसमें केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस हमने कहां पढ़ा है? पूरी गैल्वेनिक सेल में हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस का मूव हो रहे थे। मेरे Zn2 पॉजिटिव कभी सॉल्यूशन में जा रहे हैं, कभी कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन से रॉड पर आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आयंस ही तो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी कर रहे हैं बट आयंस भी कर रहे हैं। ठीक, तो उसने क्या बोला है? मेटेलिक कंडक्टर्स में कभी भी मटेरियल का डीकम्पोजिशन नहीं होता, या इसका मतलब क्या है, वो उसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर इन्वॉल्व नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है कि कॉपर का मेटल है तो कॉपर का मेटल भी साथ में मूव कर गया। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल, जब आपके यहाँ बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में, तो ऐसा थोड़ी है कि सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी से अपना गीजर चला रहे हो तो थोड़ी देर बाद गीजर मोटा हो गया हो, कोई चीज फ्लो होकर उसमें मतलब डिपॉजिट हो गई हो, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बात करें अपने गैल्वेनिक सेल की, तो उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है। एक रॉड का मास मेरा कम होता जा रहा है और दूसरी रॉड का मास मेरा बढ़ता जा रहा है, और सेम मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है, केमिकल डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो ये हाईली कंडक्टिंग होता है, ये लेस कंडक्टिंग। ये आपस में कंपैरिजन वाला रीजन है। फॉर एग्जांपल, मतलब जो मेटेलिक कंडक्टेंस है उसमें जो कंडक्टेंस होगी वो हाई होगी, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में मेटेलिक कंडक्टेंस से कंडक्टेंस कम होगी। ठीक है, हमें पता भी, हमारी जो बैटरीज वगैरह होती हैं, जो हम सेल वगैरह में डालते हैं, वो सब तो कम कंडक्टिंग ही होती है, लेकिन जो हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो हाईली कंडक्टिंग है, उसमें करंट ज्यादा है। ठीक, चौथी बात क्या है? रेजिस्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कर्नल्स। ठीक है, रेजिस्टेंस दोनों में होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में भी और मेटेलिक कंडक्टेंस में भी। लेकिन मेटेलिक कंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस होगा वो कर्नल्स के मूवमेंट की वजह से होगा। कर्नल्स का मूवमेंट ये सब आपको पता है, मेटेलिक मॉडल हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था और केमिकल बॉन्डिंग में भी। ठीक है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, कर्नल्स क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो यहां पर कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से यहां पर रेजिस्टेंस डेवलप होता है। वो इंटरेक्शंस कौन से होते हैं अभी 5 मिनट में समझेंगे। ठीक है, ठीक, अगला पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किस केस में? मेटेलिक कंडक्टेंस में। क्यों? क्योंकि आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, और R क्या है? मेरा रेजिस्टेंस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक,
लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इन इंटरेक्शंस की वजह से हो रहा है। तो जब इंटरेक्शन को समझेंगे तो ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि रेजिस्टेंस मेरा घट क्यों रहा है। ये अभी 5 मिनट बाद समझेंगे। अगली बात देखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट वैलिड। जब भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो क्या हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं? वहां पर नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ही नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े थे और वो यहां पर वैलिड होते हैं। ठीक, इतने ये आपके 6 डिफरेंस पॉइंट्स थे। अब हमारा एक क्वेश्चन छूट रहा है, ये इंटरेक्शंस क्या चीज है वो समझते हैं। इंटरेक्शंस होते हैं आपके 3 टाइप के, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक, जरा इनको समझते हैं ये क्या है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने सपोज पानी में NaCl डाला, ठीक, तो अब NaCl घुलेगा। ये वाली बात किस पर डिपेंड कर रही है? ये वाली बात मैंने आपको बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी में बहुत अच्छे से बताई थी। ये वाली बात किस बात पर डिपेंड कर रही है कि मेरा NaCl के बीच में बॉन्ड कितनी जल्दी टूट जाएगा। ठीक, पानी के बीच में बॉन्ड कितनी जल्दी टूट जाएगा, और Na और Cl माइनस जो अलग अलग बने और पानी के H पॉजिटिव और OH माइनस अलग अलग बने, उनके बीच में आपस में इंटरेक्शंस कितने अच्छे होंगे। ये 3 बातें डिपेंड करेंगी कि मेरा सोडियम क्लोराइड पानी में घुलेगा या नहीं। ठीक, तो अगर मेरा Na और Cl के बीच में इंटरेक्शंस बहुत हाई हुए कि पानी उनको तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो क्या NaCl मेरा Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो क्या आयंस बनेंगे? नहीं बनेंगे। और जब आयंस ही नहीं बने तो क्या आयंस का मूवमेंट होगा? नहीं। तो क्या कंडक्टेंस होगा? नहीं। तो इसलिए अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस हाई हैं तो आयंस ही नहीं बनेंगे और मेरा कंडक्टेंस भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या बनेंगे तो बहुत कम बनेंगे। तो इसलिए कंडक्टेंस को प्रोड्यूस करने में इन इंटरेक्शंस ने बाधा डाली, तो इनके वजह से क्या हुआ? रेजिस्टेंस डेवलप हुआ। पहला इंटरेक्शन था ये। दूसरा, इसी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, हमारे काम का नहीं है बट नाम सुन लो बस, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब पानी पानी के बीच में इंटरेक्शन है ना। अगर पानी पानी के बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि वो NaCl से इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहता, तो भी NaCl को नहीं तोड़ पाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही तो कहता है कि अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके खुद टूटने की टेंडेंसी और उसके दूसरे को तोड़ने की टेंडेंसी और फिर दूसरे से बॉन्ड जोड़ने की टेंडेंसी, ये तीनों टेंडेंसी उसकी हाई है, इसलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है ना। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद टूटने की टेंडेंसी, दूसरे को तोड़ने की टेंडेंसी और फिर उससे हाइड्रेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब उसमें चीजें घुल जाती हैं आसानी से। ठीक, तो अगर मैंने सपोज NaCl डाला और वो पानी में नहीं घुला, मतलब पानी के बीच में इंटरेक्शंस इतने ज्यादा थे कि उसने NaCl को घुलने ही नहीं दिया, तो क्या हुआ? फिर से आयंस नहीं बने और फिर से कंडक्टेंस नहीं हुआ। तो एक ये भी मेरा रीजन हुआ क्या? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? विस्कोसिटी। कि मेरे जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा आयंस का मूवमेंट कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा सॉल्वेंट अब गाढ़ा है। ठीक है ना, अब वो चीज गाढ़ी है तो धीरे फ्लो कर रही है, धीरे फ्लो कर रही है तो कंडक्टेंस कम प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरी बात क्या है? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, इसी को हम हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं और इसी को अच्छी भाषा में और शास्त्रों में इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट का नाम दिया गया है। ठीक, ये क्या होता है इसको समझते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, अगर सपोज मेरा Na पॉजिटिव टूट गया, ठीक है, और उसने पानी से क्या कर लिए? इंटरेक्शन। ठीक, अब वो इंटरेक्शन करेगा तो उसके चारों ओर क्या होगा? पानी जुड़ जाएगा। अब मैं हाइड्रेशन की बात बता रहा हूं, ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे ही उसमें उसके चारों ओर H2O पड़ेगा, ठीक है ना, उससे इंटरेक्शंस बढ़ेंगे तो क्या होगा? Na पॉजिटिव का साइज हो जाएगा बड़ा। ठीक, अब Na पॉजिटिव का साइज हो गया बड़ा। अब सॉल्यूशन में एक Na पॉजिटिव आयंस तो है नहीं, कई सारे हैं। तो सारे जो Na पॉजिटिव आयंस हैं उन्होंने वाटर से इंटरेक्शंस करे हैं और उनके साइज जो हैं वो बहुत बड़े 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 हो गए हैं। तो अब जब वो मूव करना शुरू करेंगे तो आपस में टकराएंगे और टकराने की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। उनके चलने के, उनके फ्लो होने के
पाथ में बाधाएं प्रोड्यूस होंगी, रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, और इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपके पास Li पॉजिटिव एक्वस है और Na पॉजिटिव एक्वस है, तो बताओ किसका कंडक्टेंस कम? ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? एक्वस बोल रहा हूं ना। एक्वस का मतलब क्या है कि अब उसमें पानी भी प्रेजेंट है और Li पॉजिटिव बन गया है, इसका मतलब पानी के साथ उसके इंटरेक्शन शुरू हो गए होंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो कि Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कौन ज्यादा अच्छा हाइड्रेशन करेगा? तो Li पॉजिटिव अच्छा हाइड्रेशन करेगा, बिकॉज उसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, सेम चार्ज कम वॉल्यूम पर है, सेम चार्ज कम वॉल्यूम पर है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसकी ज्यादा है। ये वाली बात आपने हाइड्रेशन में पढ़ी होगी। साइज जितना छोटा उतना हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो Li पॉजिटिव का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। हाइड्रेशन ज्यादा होगा मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स चारों ओर उसके ज्यादा बनना शुरू होंगे। ज्यादा बनना शुरू होंगे तो क्या होगा? उसका साइज अब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ज्यादा बड़ा हो गया तो Li पॉजिटिव दूसरे Li पॉजिटिव से ज्यादा टकराएगा। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में Na पॉजिटिव एक्वस की बात करूं तो साइज थोड़ा सा बड़ा है Na पॉजिटिव का, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, H2O कम जुड़ेंगे, साइज थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन Li पॉजिटिव से तो छोटा ही होगा। तो Na पॉजिटिव में जो कंडक्टेंस होगी वो Li पॉजिटिव से ज्यादा होगी एक्वस मीडियम में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछूं कि मोल्टन मीडियम में बताओ अब मुझे, तो मोल्टन मीडियम में मेरे पास क्या है? मेरे पास Na पॉजिटिव और Li पॉजिटिव ही है केवल। अब यहां पर H2O प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी हाइड्रेशन नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रेशन नहीं करना चाहता है तो क्या होगा? सिंपली मेरा Na पॉजिटिव मोल्टन स्टेट में कंडक्टेंस ज्यादा शो करेगा बजाय Li पॉजिटिव के। तो इन डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्वस फॉर्म में ऑर्डर बताओ कंडक्टेंस का, तो एक्वस फॉर्म में ऑर्डर हो जाएगा Li पॉजिटिव का सबसे कम, उसके बाद Na पॉजिटिव, फिर K पॉजिटिव, फिर Rb पॉजिटिव और फिर Cs पॉजिटिव। ठीक, क्यों? क्योंकि Li पॉजिटिव ने वाटर के साथ हाइड्रेशन कर लिया है और अपना साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। ठीक, तो Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव। ठीक, लेकिन अगर यही मैं आपसे बात करूं कि मुझे मोल्टन NaCl वो मोल्टन सॉल्यूशन में बताओ, तो मोल्टन सॉल्यूशन में क्या होगा? अब कोई वाटर नहीं है ना। ठीक है, तो अब जिसका साइज बड़ा उसका साइज बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल Li पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में बड़ा कौन है? Na पॉजिटिव। ठीक है, तो अब एक्वस मोल्टन सॉल्ट में तो कोई भी H2O प्रेजेंट नहीं है, तो कोई हाइड्रेशन नहीं होगा, तो जो बड़ा होगा वही बड़ा रहेगा, तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम। तो अगर मैं बात करूं मोल्टन सॉल्ट में तो क्या होगा? Li पॉजिटिव का कंडक्टेंस ज्यादा, फिर Na पॉजिटिव, फिर K पॉजिटिव, फिर Rb पॉजिटिव और फिर Cs पॉजिटिव। ठीक है, ये किस में है? ये है मेरा एक्वस में, और ये किस में है? ये है मेरा मोल्टन में। ठीक, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ये मेरे दो ऑर्डर हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ऊपर वाले में हाइड्रेशन रीजन है, नीचे वाले में केवल साइज रीजन है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जनरल टर्म्स यूज होते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, जो कि हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़े होंगे 12th क्लास में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं और फिर उसके बाद हम अपने कंडक्टेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मेरे करंट के डायरेक्शन में या करंट के फ्लो में बाधा आना क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, दूसरा क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मेरा करंट कितनी आसानी से फ्लो हो जा रहा है, ये क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखने में क्या लग रहा है कि कंडक्टेंस मेरा रेजिस्टेंस का उल्टा है, क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे ये बता रहा है कितना कम फ्लो हो सकता है और कंडक्टेंस बता रहा है कितना ज्यादा फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G से। इसका फॉर्मूला होता है 1/R, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। तो G की यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं महो। ओम का उल्टा, ओम का उल्टा महो। ठीक, इसकी एक और यूनिट होती है, वो है साइमन। साइमन से साइंटिस्ट होगा जिसने ये खोजा था, तो इसलिए उसके सम्मान में इसकी यूनिट क्या रख दी? साइमन। इसको डिनोट करते हैं किससे? सिंबल S से। ठीक, बहुत अच्छी बात है।
अब एक टर्म और पढ़ा होगा आपने रेजिस्टिविटी 10th में, ठीक है। वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। कब, जब मेरे लेंथ मेटल वायर की या कंडक्टर की 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा हम पढ़ते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। तो क्या बोलता हूं मैं कि जो मेरा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू, ये यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला गया रो। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो ही मेरा क्या है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है क्या, ओम मीटर। और इसमें जो एल बाई ए है वो कहलाता है सेल कांस्टेंट, ठीक। यहां तक आपने चीजें पढ़ रखी हैं, तो यहां तक मैंने स्पीड में निकाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है, वहां से देख लेना। एल बाई ए को समझते हैं। एल बाई ए क्या चीज है। एल बाई ए का मतलब है सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, उसमें मैंने 2 मेटल की प्लेट्स डाल दी। ये मेटल की प्लेट्स तिरछी नहीं है, ये बिल्कुल इस तरीके से है, एक दूसरे के सामने पैरेलल, ठीक है। तो मैंने 2 मेटल की प्लेट्स डाल दी। तो क्या हुआ, इन दोनों मेटल की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, एल, ठीक है। और इन मेटल का जो एरिया होगा ना उसको मैं बोलूंगा ए, ठीक है। तो ये एल बाई ए क्या है, ये मेरा सेल कांस्टेंट कहलाता है। एल क्या है, ए क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो देखो, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होगा, ठीक है। इसको मैं डिनोट करता हूं कप्पा से, ठीक है। इसका साइन क्या होता है, के, और इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक, या कापा, जो भी आप बोलना चाहो। तो कापा क्या होता है, 1 अपॉन रो, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला क्या था, आर ए इंटू अपॉन एल, ठीक है। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या हो गया, एल अपॉन आर इंटू ए। 1 अपॉन आर क्या होता है, वो कंडक्टेंस, तो जी एल अपॉन ए, ठीक है, ठीक। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन्स, और एल की यूनिट मीटर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मीटर इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, साइमन्स मीटर इनवर्स, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको ये सारे टर्म आपस में क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया है, कैलकुलेट सी, कप्पा और रो ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हैविंग रेजिस्टेंस 200 ओम एंड फिल्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल हैविंग एरिया इतना एंड लेंथ इतनी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझसे क्या निकलवाया है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मैं सी से भी डिनोट करता हूं, जी से भी। आप जी लिख लो यहां पर, ठीक है। तो जी क्या होता है, 1 अपॉन आर। आर क्या है, 200 ओम, ठीक है, अच्छी बात है, जी आ गया। रो निकालो, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर पता है, ए पता है, एल पता है, रो आ गया। अब पूछा है कप्पा, ठीक है। कप्पा क्या होता है, 1 अपॉन रो। तो रो आ गया 500, तो 1 अपॉन रो 1 अपॉन 500, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, कोई भी टफ काम नहीं है कंडक्टेंस में। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो था हमारे कंडक्टेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और हमने इसमें पढ़ा कि क्या हमारा डिफरेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, और हमारे कंडक्टर्स में, कंडक्टेंस में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मेन चर्चा है, फॉर एग्जांपल मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, कोलोराउस लॉ क्या चीज है, ये सब चीजें थोड़ी सी अच्छी लेवल की हैं, और थोड़े से कंडक्टेंस का जो मेन पोर्शन है वो है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, अपना मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, और अपना ख्याल रखिए।